वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 15 अगस्त 2020 है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़े उससे पहले स्टडी IQ की टीम ने मिलकर स्मार्ट कोर्सेस डिज़ाइन किए हैं। स्मार्ट कोर्सेस के ऊपर चल रहा है इंडिपेंडेंस डे सेल। सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 17 अगस्त इस इंडिपेंडेंस डे सेल की लास्ट डेट है। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। आज सैटरडे है। हमारे टेबल के ऊपर है डियर फ्रेंड्स 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल जो है ये इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट UAE के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील हुई है और ये वेस्ट एशियन रीजन के बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर 73 इयर्स ऑफ फ्रीडम, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। उसके बाद बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी के बारे में। बहुत सारे कड़वे सत्य यहाँ पर लिखे गए हैं। और बाद में बात करेंगे इंटरनेट ओम्बुड्समैन के बारे में, क्यों हमें इसकी आवश्यकता है। और फिर कुछ न्यूज़ आइटम्स को भी देखने वाले हैं। एक बड़ी खबर यह है कि इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE के बीच में हुआ है एक पीस एग्रीमेंट। इस पीस एग्रीमेंट को एक रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है USA और ख़ास करके USA के मिस्टर ट्रंप ने। सबसे पहले तो लोकेट कर लेते हैं कि ये जो दो देश हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पर हैं। एक है UAE, एज यू कैन सी हियर। तो ये UAE है। ये पूरा रीजन जो है इसको हम इस रीजन को वेस्ट एशियन रीजन कहते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा देश है, ये है इजराइल। इजराइल का एक मैप आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर है। तो देखिए ये है इजराइल। यहाँ पर ये जो वेस्ट बैंक लिखा हुआ है ये पूरा एरिया जो है ये है पैलेस्टाइन का एक पार्ट जिसको कहते हैं वेस्ट बैंक, और पैलेस्टाइन का एक दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं गाजा स्ट्रिप। ओके, तो ये दो पार्ट्स में है पैलेस्टाइन और यहाँ पर है इजराइल। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जेरूसलम। और फिर यहाँ पर जो ये वाला एरिया है दिस वन, इसको कहते हैं गोलन हाइट्स, राइट। ये पूरा एक माउंटेन रीजन है गोलन हाइट वाला। ये कुछ बेसिक कार्टोग्राफिक या फिर मैप के साथ जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है। USA ने इस डील को क्यों, मीन्स वाई USA इज टेकिंग सो मच इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो देश हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, UAE, ये सारे देश जो हैं ये USA के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। इजराइल जो है ये भी USA का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। इजराइल और USA के बीच में जो फ्रेंडशिप है ये बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप है। इसकी और ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो ज्यूइश कम्युनिटी है जिसको हम यहूदी भी कहते हैं, तो ज्यूइश कम्युनिटी USA में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पैसे वाले लोग हैं और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल भी हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि उनका एक इन्फ्लुएंस जो है वो USA के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमें देखने को मिलता है। मिस्टर ट्रंप जो हैं वो इजराइल के बहुत अच्छे दोस्त साबित हुए हैं, क्योंकि भारत की जो एम्बेसी है वो जेरूसलम में नहीं है, वो है तेल एवीव में। तेल एवीव इजराइल का एक बहुत बड़ा सिटी है। और दुनिया के बहुत सारे देशों की जो एम्बेसीज हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन USA पहला ऐसा एक देश था, मिस्टर ट्रंप ने इसको अनाउंस किया था, आई थिंक 2019 में इसको अनाउंस किया था कि USA तेल एवीव में से अपनी एम्बेसी जो है वो जेरूसलम में ट्रांसफ़र कर रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा एक स्टेप उठाया था। तो ये अपने आप में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, क्योंकि जेरूसलम को लेकर पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में एक लंबे टाइम से इश्यू जो है वो चल रहा है। अगेन मैं उन सारी चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि फिर पूरी डिस्कशन जो है वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो जाएगी। बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं चाहता हूँ कि जेरूसलम की थोड़ी हिस्ट्री जो है वो आप सर्च कर लीजिए। इट विल टेक जस्ट 5 to 10 मिनट्स फॉर यू। बेसिकली जेरूसलम जो है वो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूस तीनों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है। उसके बाद जो एक दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप मिस्टर ट्रंप ने लिया जो इजराइल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये जो पोर्शन है गोलन हाइट वाला पोर्शन, ये 1967 में एक युद्ध हुआ था। इसको इजराइल अरब वॉर भी कहते हैं, 6 डे वॉर भी इसको कहा जाता है। तो ये जो युद्ध हुआ था इसमें सीरिया का ये पोर्शन जो है वो इजराइल ने
कंट्रोल कर लिया। और फिर मिस्टर ट्रंप ने कुछ टाइम पहले ये बताया कि ये जो गोलन हाइट है इसके ऊपर अगर किसी का अधिकार है तो वो है इजराइल का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स यूएसए से इश्यू हुए थे। तो इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि इजराइल और यूएसए के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी क्लोज है। सेम थिंग गोज विद यूएई एज वेल। यूएई के साथ भी यूएसए के रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज है। अब एक डील जो हुई है, पीस एग्रीमेंट जो हुआ है इजराइल और यूएई के बीच में, तो इसमें यूएई जो है वो इजराइल को एक देश मानेगा, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगा कि इजराइल एक अलग देश है, और इसके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करेगा। यानी कि यूएई की एक एम्बेसी इजराइल में होगी और इजराइल की एक एम्बेसी यूएई में ओपन करने की परमिशन दी जाएगी। इस डील के तहत या फिर इस एग्रीमेंट के तहत इजराइल जो है, इजराइल ने ये प्रॉमिस दी है कि पैलेस्टाइन का ये जो वेस्ट बैंक एरिया है, यहाँ पर जो भी उन्होंने एनेक्स यानी कि जो ज़मीन में धीरे धीरे करके कुछ एरिया को कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद वहाँ पर रेसिडेंशियल एरियाज़ बनाए जाते हैं, वहाँ पर ज्यूइश लोग रहने लगते हैं, उसके बाद फिर से दूसरा एरिया। तो इस प्रकार से इजराइल जो धीरे धीरे यहाँ की ज़मीन को एनेक्स कर रहा था, तो इसके ऊपर इजराइल एक रोक लगा देगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि जो एक्चुअल ऑक्यूपेशन हो चुका है, जो एक्चुअल जगहें हैं पैलेस्टाइन की या फिर ये वेस्ट बैंक एरिया की, जहाँ पर ऑलरेडी लेट्स से कि ये वेस्ट बैंक है, तो अगर लेट्स से कि इतना पोर्शन जो है ये इजराइल ने, अगर यहाँ पर इतना पोर्शन इजराइल ने कंट्रोल कर लिया है, तो फिर इस एरिया का क्या होगा, इसके बारे में ऐसी कोई ख़ास क्लैरिटी फ़िलहाल हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इसको एक लैंडमार्क एग्रीमेंट बताया जाता है। अरब कंट्रीज़ की बात करें तो यूएई तीसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने इजराइल के साथ इस प्रकार की डील की है। और ये गल्फ़ रीजन की बात करें तो गल्फ़ रीजन में पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने इस प्रकार की डील इजराइल के साथ की है। अरब इजराइल रिलेशंस जो हैं वो 1948 से कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं। 1948 में इजराइल देश का जन्म हुआ और तब से फ़लस्तीनियन लोगों के बीच में, जिसको हम फ़िलिस्तीनी कहते हैं, और यहूदी यानी कि ज्यूइश लोगों के बीच में या फिर इजराइल के लोगों के बीच में एक लंबे टाइम से इश्यू चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चेंज हो रही हैं। दूसरी जो एक रियलिटी है इस रीजन की वो ये है कि यहाँ पर आपको सुन्नी वर्सेस शिया ये सिचुएशन आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे देश हैं, जैसे कि ईरान की बात करें तो ईरान एक शिया पावर है। सऊदी अरेबिया जो है ये एक सुन्नी मुस्लिम देश है। तो बहुत सारे देश जैसे कि ओमान है, फिर यूएई, कतार, फिर बहरीन, तो ऐसे कुछ देश हैं जो सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। बाकी के कुछ देश हैं जैसे कि यमन, तो यहाँ पर आपको सुन्नी और शिया दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। सेम थिंग गोज़ विद लेबनान एज वेल, वहाँ पर भी शिया सुन्नी आपको दोनों देखने को मिलते हैं। इराक में भी ये सिचुएशन है। तो बहुत सारे देशों को सपोर्ट करता है ईरान, बहुत सारे देशों को सऊदी अरेबिया, और इन सारे देशों का सपोर्ट मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक लंबे टाइम से इश्यू जो है वो चलते आए हैं। धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मीन्स एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादातर हमें यही लगता है कि ये शिया और सुन्नी के बीच में ही इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये तो है ही, लेकिन सिर्फ ये जो इश्यू या फिर एक राइवलरी चल रही है, कंपटीशन जो चल रहा है, वो सिर्फ धर्म के ऊपर नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कौन सा देश यहाँ पर सबसे ताकतवर देश बनेगा इस रीजन का, कौन सा देश सबसे ज़्यादा पेट्रोल बेचेगा, कौन सा देश जो हैं या फिर किस टीम के सबसे ज़्यादा मित्र होंगे, ये सारी चीज़ें, राइट, फुल मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली कौन सा देश ज़्यादा ताकतवर होगा। तो बहुत सारे अलग अलग एरिया में हमें ये सारे इश्यू, और उसमें धर्म भी उसका एक पार्ट है। लेकिन अब जैसे अरब और इजराइल के बीच में जो फ्रेंडशिप इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इजराइल का आई यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, सुन्नी का चलिए यहाँ पर सुन्नी लिख देते हैं और शिया लिख देते हैं। तो पैलेस्टाइन का जो इश्यू है इसको लेकर सुन्नी और इजराइल और सुन्नी देशों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। ईरान और ये जो शिया कंट्री है ईरान और इजराइल के बीच में इश्यू चल रहे हैं, फिर शिया सुन्नी के इश्यू हैं। तो ये इस प्रकार का ट्रायंगल है, हर कोई एक दूसरे के साथ झगड़ रहा है या फिर लड़ रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे ये नज़र आ रहा है कि फ्रेंडशिप जो है वो इजराइल और सुन्नी देशों के बीच में
इंक्रीज़ हो रही है। और यूएसए जो है वो फिर ईरान का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, तो फिर दोनों देशों के साथ इजराइल और सुन्नी देशों के साथ यूएसए की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ईरान जो हैं उनके ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला है, अरब सुन्नी अरब किंगडम्स प्लस Jewish majority Israel versus Shia Iran. Israel has said it would focus on expanding ties with other countries in the Arab and Muslim world. इसराइल ने ये बताया कि वो दूसरे से अरबिक और मुस्लिम देशों के साथ रिलेशनशिप जो है वो इंक्रीज करना चाहता है। यूएसए जो हैं उन्होंने ये बताया है कि धीरे धीरे दूसरे ऐसे अरब कंट्रीज भी यूएई की तरह इनके साथ इसराइल के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेंगे। ये जो पूरी डील हुई है ये मिस्टर ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि ईरान का प्रॉब्लम, नॉर्थ कोरिया का प्रॉब्लम, अफगानिस्तान का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अभी वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शंस में अपने जो भी वोट देने वाले लोग हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए ये एक बहुत अच्छी डील हो सकती है। अब देखना यह है कि आगे इस डील में क्या होता है। और जैसे मैंने आपको बताया धीरे धीरे ये अरब इजरायली रिलेशनशिप जो हैं वो इस डील से धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे। प्रश्न ये है कि अब आगे क्या होगा। आगे क्या होगा का मतलब ये है कि जो इलीगली ऑक्यूपाइड ऑक्यूपेशन है, जिस प्रकार से फ़लस्तीनियन लोगों के साथ कुछ नाइंसाफ़ी अगर इसराइल ने कोई की है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि की है, मैं आई एम नॉट सेइंग कि नहीं की है, बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज़ हैं, चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आप किसी भी एक देश का पक्ष नहीं ले सकते। पर्टिकुलरली फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू, भारत के तो सभी देशों के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो मैं न्यूट्रल तरीके से इसको देखना है। और क्वेश्चन ये है कि अब आगे क्या होगा। फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो चल ही रहा है। अब ये जो अरब कंट्रीज़ हैं जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे, धीरे धीरे लग रहा है कि वो अब इज़राइल के साथ अपनी मित्रता आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या वो ये फ़लस्तीन का जो एक कॉज था, फ़लस्तीन का जो एक लक्ष्य था, तो क्या वो फुलफ़िल अब नहीं कर पाएंगे या फिर उनकी मदद नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका समय ही जवाब दे सकता है। आगे बढ़े उससे पहले डिफरेंस स्टडी IQ की टीम हर रोज़ आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स लेकर आती हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो 3 और स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपके टेबल के ऊपर है, 73 ईयर्स ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर आपको 2 एक्सट्रीम्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, राइट। तो पैराडॉक्स हैं यहाँ पर। हमारे देश में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी रहते हैं और दुनिया के सबसे गरीब लोग भी आपको हमारे देश में देखने को मिलते हैं। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर भी आपको हमारे देश में या फिर सोसाइटीज़ आपको हमारे देश में देखने को मिलती हैं, और उसी सिटी में, मुंबई में ही आपको एशिया का सबसे बड़ी जो स्लम कहते हैं, झुपड़पट्टी हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं। जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें 911 मिलियन वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स थे, और उसमें से 600 मिलियन वोटर्स ने अपना वोट दिया। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुखद बात यह भी है कि आज मनी और मसल पावर, यानी कि गुंडाराज और पैसा, इन दोनों का इस्तेमाल करके आप इलेक्शन जीत सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि लेजिस्लेटर को खरीदना, MLAs को खरीदना जो है, ये भी एक नई ट्रेंड है। आपने किसी को भी वोट दिया हो, राइट, MLAs को खरीद कर कोई भी पार्टी जो है वो फिर सत्ता में आ सकती है, तो ये भी चीज़ है। जातिवाद है हमारे देश में, पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं। कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जहाँ पर आपको डायनेस्टीज़ देखने को ना मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार के द्वारा चलाई जाती है, वो रियलिटी है। बीजेपी में भी आपको बहुत सारे ऐसे MLAs और MPs दिखेंगे जिनके बेटे जो हैं वही बेटे या फिर बेटियां जो हैं वो पॉलिटिक्स में, और नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, आप अलग अलग रीजन की पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लीजिएगा, आप पाएंगे कि आपको हर जगह पर ये पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ देखने को मिलती है। बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनली ऑटोनोमियस बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जिनको डायरेक्ट अपने पावर संविधान से मिलते हैं। कई बार उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि क्या वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं। फिर टॉलरेंस, राइट, टॉलरेंस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ टॉलरेंस जो है
उसका मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको सह रहे हैं, तो उसको आप टॉलरेंस कह सकते हैं। हमें टॉलरेंस से एक लेवल आगे सोचना चाहिए। हमारा देश जो है वो टॉलरेंस वाला नहीं है, टॉलरेंस नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। हमारा देश एक्सेप्टेबिलिटी वाला है, अलग अलग धर्मों को एक्सेप्ट करने वाला देश है। हमारी संस्कृति ऐसी है। यहाँ पर टॉलरेंस जो है वो मीन्स, लेकिन मीडिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये रहा टॉलरेंस, राइट? टॉलरेंस फॉर डिसेंट यानी कि अगर मेरे और आपके विचार अलग हैं तो बहुत सारी जगहों पर झगड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं। पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिबेट्स और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन पार्लियामेंट में ही हमें झगड़े भी देखने को मिलते हैं। चीज़ों के बारे में डिस्कशन और डिबेट वहाँ पर जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। फिर इन इक्वालिटी की बात करें तो देखिए, हमारा देश जो है वो आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और परचेसिंग पावर पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन हमारे देश के रिचेस्ट 1% के पास भारत की 58 या फिर रफली 60% जितनी वेल्थ 1% लोग के पास है। 10% रिचेस्ट जो हैं उनको अगर आप देख लें, उनको ऐड कर दें तो 80% जितनी वेल्थ जो है वो उनके पास है, और बॉटम के जो 10% लोग हैं उनके पास 0.2% जितनी वेल्थ है देश की। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक इनइक्वालिटी हमारे देश में है, राइट? ये हम इस पर्टिकुलर चीज़ से समझ सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, एक्सपेंसिव और दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव घर और दुनिया की सबसे बड़ी या फिर एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी भी आपको हमारे देश में देखने को मिलती है। 2005 से लेकर 2016 की बात करें तो हमारे देश में 270 मिलियन लोगों को हमने गरीबी की चपेट में से बाहर निकाला है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको करना आसान नहीं है, लेकिन हमने ये करके दिखाया। लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी हमारे देश में रहते हैं। आईएमएफ के मुकाबले, आईएमएफ का जो एक डेटा है वो ये बताता है कि पर कैपिटा इनकम जो है 2019 में भारत का रैंक है 139, चाइना 65 रैंक के ऊपर है। खेतीबाड़ी के प्रोडक्शन में हम 2nd रैंक के ऊपर हैं। मिल्क के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 हैं। वीट और राइस के प्रोडक्शन में हम नंबर 2 हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों को भूखा सोना पड़ता है। 117 देशों में से हमारा रैंक है 102, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। खेती बाड़ी में हमारे देश की 50% पॉपुलेशन काम करती है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 16%। हमारी जीडीपी में आप सोचिए कि 100 लोग हैं और 100 रुपये के जीडीपी हैं, तो 50 लोग जो हैं वो जीडीपी में सिर्फ 16 रुपीज़ ही ऐड कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 16 रुपीज़ को आपको अगर 50 लोगों में डिवाइड करना, तो हर एक के पास कितने रुपए मीन्स पैसों में आएगा? इज इट पैसे, लाइक 50 पैसे, 40 पैसे, 20 पैसे, ऐसा कुछ डिवीजन इसका निकलेगा। तो यहाँ पर खेतीबाड़ी की सिचुएशन हम समझ सकते हैं। और देखिए, सिंचाई की फैसिलिटी सिर्फ 35% एरिया में, जितनी हमारी खेतीबाड़ी की ज़मीन है देश की, उसका सिर्फ 35% ऐसा है जहाँ पर सिंचाई की फैसिलिटी है। बाकी सारी जगहों पर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, वरना फिर आत्महत्या हमें देखने को मिलती है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने काफ़ी बड़ी छलांग लगाई है। 2014 में हम 149th पोजीशन में थे, 2019 में हम 63rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। लेकिन ईज़ ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस में हम मोजाम्बिक और अफगानिस्तान से थोड़े ही आगे हैं। 136th रैंक है हमारा। दिल्ली में अगर आपको एक नया रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको 26 लाइसेंस चाहिए, 45 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। मीन्स पुलिस से भी आपको 45 डॉक्यूमेंट्स लेकर क्लियरेंस लेना पड़ेगा। चाइना में ये सिर्फ 4 लाइसेंस से आप एक नया बिजनेस खोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को 6976 ऐसे कंप्लायंस आइटम्स फॉलो करने पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में हम बहुत ही पीछे हैं। इंडोनेशिया में 1.2 ईयर्स, चाइना में 1.4 ईयर्स, हमारे देश में 4 साल। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर अगर आप केस करेंगे तो 4 साल जितना वक्त लग जाएगा। हमारे देश में एक जगह से पोर्ट तक सामान पहुंचाने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। बांग्लादेश और चाइना में सिर्फ एक ही दिन में वो पोर्ट तक सामान पहुंच जाता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में हमारे देश में 58 डेज जितना वक्त लगता है, और कॉमर्शियल डिस्प्यूट हुआ तो 1445 डेज का वक्त लग जाता है हमारे देश में। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारे देश में दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें भी बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं।
लेकिन इतने अच्छे डॉक्टर्स होने के बावजूद भी हमारी हॉस्पिटल्स में इनफ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ नहीं है। आयुष्मान भारत हमने लॉन्च किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी उसकी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। हम चांद पर एक मिशन भेजने वाले हैं, ये हमारी एक साइंटिफिक कैपेबिलिटी की एक बात है। लेकिन आज भी बहुत सारे हमारे बेस्ट जो लोग हैं वो दुनिया के दूसरे देशों में या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशंस में, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। एंशियंट सिविलाइजेशन हम हैं, राइट, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है, लेकिन आज भी हमारे देश में ट्रेडिशन और मॉडर्न के बीच में एक ब्रिज नहीं लेकिन वर्सेस वाली सिचुएशन देखने को मिलती हैं। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इगालिटेरियनिज्म, यानी कि हर कोई समान है, लेकिन हमारी सोच जो है वो हायरार्की वाली है कि ये सबसे बड़ा बॉस, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये ऐसी चेन ऑफ इवेंट में हम सोचते हैं। जब भी किसी को मिलते हैं तब भी यही होता है कि कौन कितना पैसे वाला है, कौन कितना अच्छा पावरफुल व्यक्ति है। तो उस हिसाब से हायरार्की जो है वो आज भी हमारी सोच में है। और वेस्टर्न कल्चर को हमने कॉपी पेस्ट किया है, राइट। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज करके वो हमारी चीज़ों को अडॉप्ट करें और हम वहाँ की चीज़ों को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर ख़राब है, लेकिन हमारी संस्कृति के लिए जो बेस्ट है वो हमें करना चाहिए रादर देन कॉपी पेस्टिंग थिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस राइटर ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि ये या तो एक ग्लास जो है उसमें यहाँ तक अगर पानी भरा हुआ है तो कई लोग ऐसा देखेंगे कि ग्लास आधा खाली है, लेकिन हमें तो मैं ये देखता हूँ, राइटर भी यही देखते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है, यानी कि इतना तो भरा हुआ है और धीरे धीरे पूरा भर लेंगे इसको। यही एक आशा हमें रखनी चाहिए। और देखिए, आशा जो है, होप जो है, एक आदमी खाना खाए बिना कुछ 30-40 दिन तक जी सकता है, पानी के बिना कुछ लेट्स से 7-8 दिन जी सकता है, सांस लिए बिना लेट्स से 4-5 मिनट, या फिर कई रिसर्च ऐसे कहती हैं कि 8 मिनट एक व्यक्ति जो है वो जी सकता है। लेकिन आशा के बिना जो है वो एक व्यक्ति 1 सेकंड भी नहीं जी सकता। तो इन द सेम वे हमारे देश को चाहिए होप, राइट। तो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं, तो आगे चलकर दूसरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर देंगे। मूविंग ऑन, गैप्स इन कास्टिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये लिखा है टी.पी. श्रीनिवासन साहब ने। ये हमारे देश के फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं और IAEA के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट उन्होंने संभाली हैं। तो टी.पी. श्रीनिवासन साहब ने इस आर्टिकल में, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उसमें बहुत सारे रियलिटीज़ हमारे सामने रखी हैं। एक तरफ LAC का इश्यू है, दूसरी तरफ नेपाल का, ईरान और चाइना के बीच में रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, रशिया और चाइना एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हैं, पाकिस्तान LOC के ऊपर इश्यूज क्रिएट कर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, पेंडेमिक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब फिर से नई सारी पॉलिसीज़ को बनाया जाएगा, ड्राइंग बोर्ड में नई चीज़ों को फॉर्म किया जाएगा, राइट। और जब भी ऐसे कोई इश्यूज होते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट करेक्टिव मेजर्स उठाती हैं। लेकिन कोविड-19 के बाद की दुनिया कैसी होगी उसके बारे में बहुत सारे देश सोच रहे हैं, बहुत सारे एजम्पशंस आ रहे हैं। लेकिन इस आर्टिकल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि तीन चीज़ें हमें, रियलिटी में 3 चीज़ें हैं। एक दो देशों जैसा कि चाइना और इंडिया की बात करें तो एक रियल सिचुएशन जिसके बारे में हमें नहीं पता है, भले ही हम हिंदू न्यूज़पेपर या फिर किसी भी न्यूज़पेपर्स को, चाहे मैं कितने सालों से एनालिसिस क्यों ना करूं, रियल सिचुएशन तो आपको गवर्नमेंट के टॉप लोगों को ही पता है कि एक्चुअल चीज़ें क्या हो रही हैं। फिर सेकंड लेयर है ऑफिशियल वर्जन, एक बहुत ही सोच समझ कर एक एक शब्द को तोल तोल कर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए जाते हैं। और फिर एक होता है रोजी पिक्चर, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कि भारत ये हैं, वो हैं, इस देश के साथ हमारे ये रिलेशनशिप हैं। और तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये 3 लेयर्स हैं। एक रियल सिचुएशन है, एक ऑफिशियल वर्जन हमारे सामने रखा जाता है, और फिर एक परसेप्शन बनता है लोगों का। आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग कि, और ये सिर्फ एक देश की, ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ये कर रही है, दुनिया की हर एक गवर्नमेंट, USA, UK, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, हर एक देश में ये 3 लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। होता कुछ और है, बताया कुछ और जाता है, और लोग और कुछ समझते हैं। इसका एक प्राइम एग्जांपल है वुहान स्पिरिट। वुहान में एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई चेन्नई में, शी जिनपिंग और मोदी साहब के बीच में एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमारे LAC के ऊपर इश्यू
एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसको हमने ऑलरेडी ये बता दिया है कि हम इसको जीत गए हैं। यहाँ पर एक और चीज़ें सामने आई है, एक और रियलिटी बताई है कि 1962 में सोवियत यूनियन ने क्लियरली मना कर दिया था भारत को कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना के साथ आपका जो युद्ध चल रहा है तो एक हमारा भाई है और एक हमारा दोस्त है, तो इसमें हम किसका पक्ष लें। 60% जितने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और ये सारी चीज़ें हम रशिया से मंगवाते हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। कई बार ये बताया जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं, परमानेंट 5, जिनके पास वीटो पावर है, तो भारत को भी इसमें ऐड किया जाएगा, भारत भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। 1979 से ये बातचीत चल रही है और ज़्यादातर देशों को अगर आप पूछें तो वो बताएंगे कि हमें तो ये वीटो सिस्टम ही नहीं चाहिए। दूसरे एक कंट्री को ऐड करने की बात तो अलग है, हमें तो ये वीटो सिस्टम को ही एबोलिश करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी बनाकर हमारे सामने रखी जाती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी देश नहीं चाहता है कि एक और देश को वीटो पावर मिल जाए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर लिखी है कि एक हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ने अभी कुछ टाइम पहले ये बताया है, क्लैरिफाई किया है कि ये जो परमानेंट सीट ऑफर करने की हमें जो बात थी, राइट, ऐसी कोई भी चीज़ जो है ऑफिशियल लेवल पर नहीं हुई है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर कुछ दिनों पहले भी हम एक आर्टिकल देख रहे थे जहाँ पर विजया लक्ष्मी पंडित ने एक पत्र लिखा था जवाहरलाल नेहरू साहब को और फिर उनका रिप्लाई आया। अब इसकी रियलिटी क्या है आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस आर्टिकल में ये लिखा है कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैज रिसेंटली क्लैरिफाइड दैट देयर वाज नो ऑफर ऑफ अ परमानेंट सीट टू इंडिया ड्यूरिंग द डेज ऑफ जवाहरलाल नेहरू, होपफुली एंडिंग द स्पेकुलेशन ऑन दैट स्कोर। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री, चाइना ने एक लंबे टाइम से हमें एनएसजी का पार्ट बनने नहीं दिया है, और क्यों ना बनने दे, मीन्स क्यों हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसका एनएसजी का जन्म ही तब हुआ था जब 1974 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट की थी। तो यहाँ पर ये बताया है कि रशिया अगर नेटो को ज्वाइन करें तो वो कितनी बड़ी बात होगी, तो इतनी बड़ी बात है कि भारत एनएसजी को ज्वाइन करे। फिर कई बार हम सुनते हैं कि यूएसए के साथ हमारे एक न्यूक्लियर अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स आंध्र प्रदेश में सेटअप किए जाएंगे, लेकिन उसको लेकर जो एक न्यूक्लियर डैमेज बिल है, सिविल लाइबिलिटी, कि अगर कोई नुकसान हुआ, ब्लास्ट हुआ, तो फिर जिम्मेदारी कौन उठाएगा, तो भारत कहता है कि जिम्मेदारी जो कंपनी इसकी स्थापना करेगी वो उठाएगी। यूएसए कहता है कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें, तो इसको लेकर कुछ रास्ते बनाए हैं, फंड तैयार किया है। लेकिन एक रियलिटी ये है कि यूएसए का आज भी ये मानना है कि अगर ये एग्रीमेंट हुआ और हमने उनको ये ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो फिर मीन्स एग्रीमेंट यानी कि अगर भारत को हमने ये रिएक्टर्स और ये सारी चीज़ें दे दी, तो भारत हमसे कम और दूसरे देशों से ये मटेरियल ज़्यादा खरीदेगा, और ये चीज़ यूएसए होने नहीं देगा या फिर करना नहीं चाहता है। तो ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ या फिर रियलिटीज़ हमारे सामने इस आर्टिकल में रखी गई हैं। फिर डेमोक्रेसी नीड्स एन इंटरनेट ओम्बुड्समैन, इस आर्टिकल में ये बताया है कि कैसे कंपनीज, गवर्नमेंट जो हैं वो डेटा का कलेक्शन करती हैं, और ज़्यादातर डेटा जो है उसको कंट्रोल किया जाता है सर्वेलेंस के लिए। हम क्या कर रहे हैं इसके लिए डेटा को कलेक्ट किया जाता है। प्राइवेट कंपनीज हमारा डेटा जो है उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को बेचती हैं, फिर उस प्रकार से एडवर्टीजमेंट बनाई जाती हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न यहाँ पर यह है कि अभी हमने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया, तो मीडिया में पूरी तरह ये बताया जा रहा था कि हमने बैन कर दिया, ये कर दिया, लेकिन किसी ने ये प्रश्न नहीं उठाया कि इसको पहले आपने परमिशन ही क्यों दी थी। क्या आप सिक्योरिटी और प्राइवेसी ऑडिट्स करते थे? फेसबुक और अमेजोन के ऊपर स्क्रूटिनी चल रही है यूएसए में, लेकिन हमारे यहाँ पर वो ईजिली ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राइवेसी है उसको एक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। ये पुत्थस्वामी जो केस है उसमें दिया था सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट। लेकिन आधार का डेटा और आरोग्य सेतु जो है उसका डेटा जो है, हमारे प्राइवेट डेटा, हेल्थ डेटा जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और आधार एक्ट को लेकर गवर्नमेंट ने तो एक एफिडेविट भी फाइल की है कि आप इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी और डेटा प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं हो सकती। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट फाइल किया है। फिर CERTIN, ये हमारे देश का साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग है। इनका कहना यह है कि हमारे देश के लोगों का फेसबुक और ट्विटर में से थर्ड पार्टी ऐप्स ने बहुत सारा डेटा चुराया है। 1.3 मिलियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डेटा इंडियन बैंक्स का चुराया है। हेल्थ केयर वेबसाइट्स में से डेटा 6.8 मिलियन यूजर्स का चुराया गया है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन फिर भी सारी डिस्कशन जो है वो किस चीज़ के ऊपर होती है कि भाई हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये लॉ लेकर आएंगे। और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है एक लंबे टाइम से पेंडिंग है, इसके बारे में 2018 से पार्लियामेंट में ये पेंडिंग है, इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। और सेक्शन 35 में गवर्नमेंट ने ये राज्यों को और सरकार के पास ये एक अधिकार होगा कि वो जब चाहे जिसका चाहे डेटा जो है वो कलेक्ट
कर सकती है। तो इसका सॉल्यूशन यही है, इस आर्टिकल में ये बताया है कि हमें चाहिए एक इंटरनेट ओम्ब्यूड्समैन, एक वॉचडॉग हो हमारे देश में जो फ्री हो, फ्री यानी इन द सेंस कि किसी भी सरकार के दबाव में ना आए, एक पैनल इनके लोगों को अपॉइंट करें और फ्रीली ये इन्वेस्टिगेशन कर सकें। इनके पास ये अधिकार होने चाहिए ताकि जो रियलिटी है डेटा के साथ जुड़ी हुई, कि हमारा डेटा अगर चुराया जा रहा है, हमारा डेटा का गलत उपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हम रोक सकें। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो 74th इंडिपेंडेंस डे के दिन पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारा तिरंगा जो है वो लहराया और देश को एड्रेस किया। इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात बताई गई, 7,000 जितने अलग अलग सेक्टर्स के प्रोजेक्ट के बारे में बात बताई। फिर टेररिज्म और एक्सपांशनिज्म को भारत अच्छी तरीके से डील कर रहा है, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया। प्रेसिडेंट साहब ने कल 84 गैलेंट्री अवार्ड्स डिफेंस पर्सोनल के लिए अप्रूव किए। 926 पुलिस पर्सोनल को मेडल्स और अवार्ड्स दिए जाएंगे। फिर राजनाथ सिंह साहब ने भी बताया कि अगर कोई देश भारत के ऊपर अटैक करेगा तो भारत बी फिटिंग रिप्लाई देने के लिए सक्षम है। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू साहब ने हम सबको इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बधाई दी है। इसरो, IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने मिलकर एक सस्टेनेबल प्रोसेस बनाई है स्पेस ब्रिक्स को बनाने के लिए। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फ्रीडम फाइटर्स को याद किया है, सोल्जर्स को याद किया है। USA ने ये जो माइक पोम्पियो हैं उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन पर भारत को ग्रीटिंग्स दी है। बांग्लादेश भी इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व कर रहा है आज। और इंडियन कम्युनिटी इन श्रीलंका सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे। ऑस्ट्रेलिया में जो विक्टोरिया उनका सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, तो वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और किरण रिजिजू साहब ने फिट इंडिया फ्रीडम रन आज प्रोग्राम इनिशिएटिव लॉन्च किया है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। एंजॉय योर स्टडीज। जय हिंद।